नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक कहानी है, द टैलेंट थीफ। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो अपनी कल्पना को आज़ाद छोड़िए और कहानी में डूब जाइए। भयानक टाइटन वानर, अध्याय 31, टाइटन फॉरेस्ट ऐप का आतंक। हिस। वह ब्लैक स्केल्ड पायथन, काला अजगर शाओ जिन को देखते ही फुफकारने लगा। उसे याद था कि इसी तेंदुए ने कुछ दिन पहले उसे परेशान किया था और उसे दर्द पहुंचाया था। बदला लेने के लिए वह तुरंत हमला करने के लिए बढ़ा। आर्यन ने उस विशाल शरीर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इतने बड़े शरीर से कम सैकड़ों हिस्से एडवांस्ड खून मिलेगा और इसकी खाल से बेहतरीन रक्षात्मक कवच आर्मर बन सकता है। मुझे माफ करना। आर्यन बिजली की गति ध्वनि से 20 गुना तेज से हिला और अपनी पावर टैलेंट सक्रिय की। खचाक खचाक। आर्यन ने अजगर के मर्म स्थानों पर बार बार वार किया, जो शल्क शाओ जिनके लिए अभेद्य थे। आर्यन की तलवार ने उन्हें कागज की तरह काट दिया। एक ही सेकंड में आर्यन ने एक ही जगह पर हजारों प्रहार किए। धमाका। विशाल अजगर का शरीर निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। शाओ जिन अपनी आंखें फाड़े अपने मालिक को देख रहा था। उसे याद था कि पहले उसके मालिक उससे थोड़े ही शक्तिशाली थे, पर अब वे किसी राक्षस की तरह ताकतवर हो चुके थे। रक्षात्मक शक्ति का परीक्षण। अजगर का खून और खाल सुरक्षित करने के बाद आर्यन ने मीडियम डिफेंस टैलेंट को अपने शरीर में समाहित फ्यूज करना शुरू किया। 10 मिनट की जलन और पसीने के बाद उसका शरीर और भी मजबूत हो गया। अब उसका टैलेंट स्टेटस कुछ ऐसा था। नाम आर्यन। प्रतिभाएं टॉप टियर कल्टिवेशन, टॉप टियर स्पीड, मीडियम ब्लेड, एलिमेंट्री शेडो, टॉप टियर हीलिंग, एडवांस पावर, मीडियम स्टेमिना, मीडियम डिफेंस। आर्यन ने अपनी नई शक्ति को परखने के लिए अपनी ही बांह पर तलवार से वार किया। सामान्य वार, त्वचा पर कोई निशान नहीं पड़ा। 1,50,000 जिनकी ताकत, फिर भी त्वचा नहीं कटी। प्रिमोर्डियल फोर्स ऊर्जा कवच के साथ जब उसने 15,01.5 मिलियन जिन की ताकत लगाई, तब जाकर उसकी त्वचा पर खरोंच आई। 15 लाख जिन। इसका मतलब है कि अब कोई सामान्य महान योद्धा, ग्रेट मार्शल वॉरियर मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आर्यन बेहद संतुष्ट था। एक नया खतरा। अगले 1 महीने तक आर्यन और शाओ जिन ने मिलकर जंगल के दर्जनों एडवांस जानवरों का शिकार किया। आर्यन की शारीरिक शक्ति अब 2 लाख जिन पहुंच चुकी थी और शाओ जिन की रफ्तार ध्वनि से 25 गुना तेज हो गई थी। लेकिन उनके इस शिकार अभियान ने जंगल के सबसे गहरे हिस्से में रहने वाले एक टॉप टियर सर्वोच्च स्तर के हिंसक जानवर का ध्यान खींच लिया। धमाका। जंगल की गहराइयों से एक 50 मीटर ऊंचा सफेद विशाल वानर बाहर निकला। ये पूरा इलाका उसका साम्राज्य था और यहाँ के एडवांस जानवर उसके अधीन थे, जो उसे समय समय पर भोजन बलि देते थे। जब उसने देखा कि उसके इलाके के सारे एडवांस जानवर गायब हैं, तो वह क्रोध से भर गया। वह बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ता हुआ आगे बढ़ा। अचानक उसे एक एडवांस जानवर की खुशबू आई। वह जानवर कोई और नहीं बल्कि शाओ जिन था। शाओ जिन खुशी खुशी जंगल में शिकार ढूंढ रहा था, लेकिन आर्यन के साथ मिलकर किए गए शिकार की वजह से अब इस इलाके में एडवांस्ड जानवर कम ही बचे थे। शाओ जिन जंगल के गहरे हिस्सों में जाने से डरता था, क्योंकि वहां के कड़े नियम थे और वहां टॉप टियर सर्वोच्च स्तर के हिंसक जानवर राज करते थे। अचानक पूरे जंगल में एक ऐसी आभा और गूंजी जिसने जमीन को हिला दिया। टॉप टियर हिंसक जानवर। शाओ जिन ने कभी ऐसा खौफनाक जीव नहीं देखा था। वह तुरंत अपने मालिक आर्यन को चेतावनी देने के लिए भागा। मौत का पीछा। पीछे से आ रहा सफेद विशाल वानर शाओ जिन को अपना शिकार बनाना चाहता था। वह दैत्य ऊंचे ऊंचे पैरों की परवाह किए बिना हजारों मीटर की लंबी छलांगें लगा रहा था। यद्यपि शाओ जिन की रफ्तार तेज थी, लेकिन पैरों के बीच से रास्ता बनाकर भागने के कारण उसकी गति कम हो रही थी, जबकि वह वानर सब कुछ कुचलता हुआ आ रहा था। जल्द ही उस पहाड़ जैसे वानर ने शाओ जिन को घेर लिया। मालिक, मुझे बचाए। शाओ जिन ने टेलीपैथी के जरिए आर्यन को पुकारा। आर्यन ने जैसे ही उस विशाल वानर को देखा, उसकी रूह कांप गई। उस वानर का हाथ आसमान को ढकने वाली काली छाया की तरह शाओ जिन की ओर बढ़ा। आर्यन का साहसी कदम। आर्यन जानता था कि यह वानर कोई साधारण टॉप टियर जीव नहीं है, बल्कि उस श्रेणी में भी बहुत ऊंचे स्तर का है। लेकिन वह शाओ जिन को अकेला नहीं छोड़ सकता था। स्पीड, टैलेंट, पावर टैलेंट, डिफेंस टैलेंट सक्रिय। आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति और 2% नाइफ इंटेंट तलवार की इच्छाशक्ति के साथ पवन प्रहार किया। उसकी हरी तलवार की चमक एक दिव्य प्रहार की तरह वानर की हथेली से टकराए। धमाका। प्रहार इतना मजबूत था कि वानर के सफेद बाल कट गए, लेकिन उसकी चमड़ी पर एक खरोंच तक नहीं आई। शाओ जिन, भागो! आर्यन चिल्लाया। वानर आग बबूला हो गया कि एक छोटे से कीड़े ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। उसने एक जोरदार घूंसा मारा। हवा के दबाव से हजारों पेड़ धूल बन गए। आर्यन ने अपनी तलवार से बचाव किया, लेकिन उस विशाल बल ने आर्यन को किसी गेंद की तरह दूर फेंक दिया। आर्यन का सुरक्षा कवच टूट गया और उसके शरीर पर दरारें पड़ गईं।
लेकिन टॉप टियर हीलिंग टैलेंट के कारण वह पलक झपकते ही ठीक हो गया। सच्चाई का पता। आर्यन ने उस वानर की जांच की। प्रजाति टाइटन फॉरेस्ट ऐप। ब्लडलाइन टैलेंट टॉप टियर। पावर टैलेंट प्राथमिक एलिमेंट्री। हे भगवान, इसकी ब्लडलाइन टॉप टियर है और इसके पास पावर टैलेंट भी है। इसकी ताकत कम से कम 3 करोड़ 30 मिलियन जिन है। अगर यह अपनी पूरी उम्र का होता तो यह मुझे एक ही झटके में मसल देता। आर्यन ने समझ लिया कि यहाँ से भागने में ही भलाई है। वानर बार बार प्रहार करता रहा और हर बार आर्यन बुरी तरह घायल होकर अपनी हीलिंग पावर से दोबारा जीवित हो उठता। वह एक अमर तिलचिट्टे की तरह लड़ता रहा। अंत में भागते भागते आर्यन और शाओ कियान ये जंगल की सीमा से बाहर निकल आए। विशाल वानर ने अपनी सीमा के बाहर कदम नहीं रखा। अध्याय 32 महान बेस की खबर। डेमन सी महान बेस की जानकारी। जंगल के बाहर निकलते ही आर्यन और उसके तेंदुए शाओजिन गोल्ड थ्रेड की रफ्तार को खुली जगह मिल गई। अब कोई बाधा नहीं थी। आर्यन शाओजिन की पीठ पर सवार हुआ और तेंदुए ने अपनी 25 गुना ध्वनि की रफ्तार का इस्तेमाल किया। वे एक सुनहरी किरण की तरह मैदानों को चीरते हुए भाग निकले। पीछे से टाइटन वानर जंगल की सीमा तक आया, लेकिन उनकी रफ्तार देख वह केवल अपना सीना पीट कर रह गया और वापस जंगल में चला गया। आर्यन जानबूझकर लिन हाई बेस की तरफ नहीं भागा ताकि वह राक्षस शहर तक न पहुंच जाए। जब खतरा टल गया तब वह वापस शहर लौटा। शहर में वापसी। जब आर्यन एक 10 मीटर ऊंचे सुनहरे तेंदुए पर सवार होकर शहर में घुसा तो लोग दंग रह गए। किसी हिंसक जानवर को पालतू बनाना लगभग नामुमकिन माना जाता था, लेकिन आर्यन ने एक एडवांस्ड जानवर को अपना सेवक बना लिया था। घर पहुंचकर आर्यन ने अपनी बहन आर्या से उसका परिचय कराया। शुरू में आर्या डरी हुई थी, लेकिन शाओजिन ने बिल्ली की तरह अपना सिर आर्या से रगा और दोस्ती कर ली। आर्यन ने शाओजिन को आदेश दिया कि उसकी गैर मौजूदगी में आर्या की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी होगी। मार्शल पवेलियन में मुलाकात। आर्यन अब लिन हाई बेस का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। वह शहर के मार्शल पवेलियन के मुखिया युवराज से मिलने पहुंचा। युवराज की उम्र 30 के आसपास थी और वह एक बड़े बेस से आया था। आर्यन ने उसकी जांच की। नाम युवराज। कल्टीवेशन टैलेंट उच्च श्रेणी हाई टियर। तलवारबाजी टैलेंट मध्यम। पावर टैलेंट प्राथमिक। युवराज आर्यन की ताकत से वाकिफ था, इसलिए उसने उसे ग्रैंड मास्टर कहकर संबोधित किया। बड़े साम्राज्य का रहस्य। आर्यन ने सीधे पूछा, पवेलियन मास्टर, मैं किसी महान बेस ग्रेट बेस में जाना चाहता हूँ। वहां पहुंचने का क्या तरीका है? युवराज मुस्कुराया, मैं डेमन सी महान बेस से हूँ, जो यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर है। एक ग्रैंड मास्टर के लिए ये दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन रास्ता मौत से भरा है। वहाँ अकेले जाना नामुमकिन है। युवराज ने आगे विस्तार से बताया। प्रलय के बाद पृथ्वी सैकड़ों गुना फैल गई है। लिन हाई बेस जैसे छोटे शहर तो बस गांव की तरह हैं। डेमन सी बेस में 1 करोड़ 10 मिलियन लोग रहते हैं। आर्यन चौंक गया। 1 करोड़ लोग इस प्रलय काल में भी? हाँ, युवराज ने बताया, वहाँ की तकनीक बहुत उन्नत है। वहाँ बिजली की जगह युआन पावर का इस्तेमाल होता है। युआन पावर वाली कारें, लिफ्ट और एयर कंडीशनर। पूरा शहर एक विशाल सुरक्षा घेरे अरेच से ढका है। वहाँ प्रवेश करने के लिए युआन पावर आईडी कार्ड की जरूरत होती है। आप अकेले जाएंगे तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। आर्यन समझ गया कि उसे मार्शल पवेलियन के काफिले के साथ ही जाना होगा। अगला काफिला कब रवाना होगा? आर्यन ने पूछा। ठीक 1 महीने बाद, युवराज ने जवाब दिया। युवराज के साथ लंबी बातचीत के बाद आर्यन को डेमन सी महान बेस की बुनियादी समझ हो गई थी। जाने से पहले आर्यन ने एक सवाल पूछा, पवेलियन मास्टर, क्या आप यूही को जानते हैं? युवराज चौंक गया। यूही और मैं दोनों युए परिवार से हैं। युए परिवार मार्शल पवेलियन के 3 सबसे बड़े घरानों में से एक है। मैं केवल एक छोटी शाखा का सदस्य हूं, जबकि यूही मुख्य वंश की राजकुमारी जैसी है। उसका दर्जा मुझसे कहीं ऊपर है। आर्यन समझ गया कि यूही की पृष्ठभूमि कितनी गहरी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास एक ग्रेट मार्शल स्तर का नौकर था। अंतिम व्यवस्था। आर्यन को पता चला कि लिन हाई बेस की मुद्रा डेमन सी बेस में 2:1 के अनुपात में बदली जा सकती है। अगले 1 महीने में उसने अपनी संपत्तियों का निपटारा किया। उसने 1000 हिस्से जानवरों का खून विंड वुल्फ टीम को मुफ्त में दे दिया, क्योंकि वे उसके पुराने दोस्त थे। बाकी का स्टॉक मार्शल पवेलियन को बेचकर उसने 1 अरब 1 बिलियन युआन कमाए। जड़ी बूटियों को बेचकर 40 करोड़ और मिले। उसने अपनी हवेली नहीं बेची ताकि भविष्य में कभी वापस आए तो उसके पास सिर ढकने की जगह हो। इस 1 महीने की साधना में उसकी शक्ति बढ़कर 2,30,000 जिन हो गई थी। वह जानता था कि डेमन सी बेस में उसे बेहतर कल्टीवेशन टैलेंट मिल सकता है, जिससे उसकी तरक्की और भी तेज होगी। उत्तर द्वार पर मिलन। प्रस्थान का दिन आ गया। आर्या ने अपनी यादों से जुड़ी चीज़ों के 3 बड़े बैकपैक किए और उन्हें शाओजिन सुनहरा तेंदुआ पर लाद दिया।
जब वे उत्तर द्वार पहुंचे तो वहां लिन वानली, ग्रैंड मास्टर ली और शहर के अन्य बड़े लोग मौजूद थे। ग्रैंड मास्टर ली आर्यन को जाते देख मन ही मन बहुत खुश थे। आर्यन के जाने का मतलब था कि अब पूरे लिन हाई बेस में वह इकलौता ग्रैंड मास्टर और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। अब उस पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं था। कारवां का आगमन। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद जमीन कांपने लगी। दूर से विशालकाय हिंसक जानवरों का एक काफिला आता दिखाई दिया। ये जानवर पहाड़ जितने बड़े थे और उन पर भारी मात्रा में सामान लदा था। काफिला आ गया, युवराज चिल्लाया। आर्यन और आर्या उन विशाल जानवरों को देखकर हैरान रह गए। मार्शल पवेलियन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वे इतने बड़े राक्षसों को माल ढोने के लिए पालतू बना चुके थे। आर्यन ने एक आखिरी बार अपने पुराने शहर की ओर देखा और फिर अपनी बहन और शाओ जिन के साथ नए रोमांच की ओर बढ़ गया। डेमन सी बेस के रास्ते में 3000 किलोमीटर का सफ़र कितना खतरनाक होगा। आप अध्याय 34 देखना चाहेंगे। डेमन सी बेस के रास्ते में 3000 किलोमीटर का सफ़र कितना खतरनाक होगा। क्या आर्यन रास्ते में किसी नए और दुर्लभ टैलेंट को कॉपी कर पाएगा? जाने के लिए सुनिए द टैलेंट थीफ, एक रहस्यमयी कहानी जहां प्रतिभा चोरी होती है और एक साधारण लड़का असाधारण बनता है, आज ही पॉकेट एफएम पर। डेमन सी महान बेस। अध्याय 33। डेमन सी बेस में प्रवेश। उत्तर द्वार पर काफिला पहुंच चुका था। युवराज ने काफिले के एक ग्रेट मार्शल योद्धा के साथ सामान के लेन देन की बात पूरी की। ये व्यापार दोनों शहरों के लिए जीवन रेखा जैसा था। महान बेस से तैयार दवाएं और हथियार आते थे, जबकि लिनहाई बेस से कच्चा माल और जड़ी बूटियां भेजी जाती थीं। आर्यन सामान लदे उन विशाल जानवरों को कौतूहल से देख रहा था। वे हाथियों जैसे थे, लेकिन आकार में कई गुना बड़े और मोटे शल्कों स्केल्स से ढके हुए। आर्यन ने अपनी शक्ति का उपयोग कर उनकी जांच की। प्रजाति ब्रूट फोर्स आर्मर्ड एलिफेंट, ब्रूट फोर्स आर्मर्ड एलिफेंट। ब्लडलाइन टैलेंट मध्यम, डिफेंस टैलेंट प्राथमिक, पावर टैलेंट प्राथमिक, शानदार टैलेंट। आर्यन हैरान था। हालांकि ये जानवर बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन बोझ ढोने के लिए इनका चुनाव बेहतरीन था। सफ़र और खर्च। काफिले के साथ जाने की फीस 1 करोड़ युआन प्रति व्यक्ति थी। आर्यन को अपने और अपनी बहन के अलावा शाओ जिन तेंदुए के लिए भी अलग से 1 करोड़ चुकाने पड़े। कुल 3 करोड़ युआन देकर वे रवाना हुए। ग्रैंडमास्टर ली और बाकी योद्धाओं को पैदल दौड़ना पड़ रहा था, जबकि आर्यन और आर्या शाओ जिनकी पीठ पर आराम से बैठे थे। काफिला 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा था। 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करने में उन्हें लगभग 9 घंटे लगे। रास्ते में कई हिंसक जानवर मिले, लेकिन काफिले की भारी ताकत देख कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। डेमन सी बेस का नज़ारा। 9 घंटे बाद आर्यन की आंखों के सामने एक ऐसा शहर आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ये लिन हाई बेस से हजारों गुना बड़ा था। यहाँ कोई ऊंची दीवारें नहीं थीं, बल्कि पूरे शहर को एक नीले रंग के ऊर्जा कवच लाइट कर्टन ने ढक रखा था। डेमन सी महान बेस। आर्यन बुदबुदाया। शहर के अंदर घुसते ही आर्यन को लगा जैसे वह अपने पिछले जीवन की आधुनिक दुनिया में वापस आ गया है। चौड़ी सड़कें, गगनचुंबी इमारतें और हर तरफ यूएन पावर से चलने वाली मशीनें। यहाँ की हवा में ऊर्जा इतनी घनी थी कि कल्टीवेशन की रफ्तार लिन हाई बेस से कई गुना ज़्यादा होने वाली थी। रेजिडेंट ब्यूरो में प्रवेश। आर्यन ने लोगों से रास्ता पूछा और वह डेमन सी रेजिडेंट ब्यूरो पहुंचा, जहां नागरिकता रेजिडेंट स्टेटस के लिए आवेदन करना था। वहां खड़ी विशाल इमारतों को देखकर उसे अपने पुराने जीवन के महानगरों की याद आ गई। जैसे ही वह अंदर जाने लगा, सुरक्षाकर्मी ने उसे रोक दिया। दोस्त, तुम्हारा ये जानवर अंदर नहीं जा सकता। आर्यन ने शाओ जिन का आकार देखा, वह सच में इमारत के लिए बहुत बड़ा था। उसने तेंदुए को थपथपाया। शाओ जिन, तुम बाहर रुको, मैं बस अभी काम निपटा कर आता हूँ। शाओ जिन थोड़ा घबराया हुआ था। उसे आसपास बहुत सारे शक्तिशाली इंसान महसूस हो रहे थे। मालिक, जल्दी बाहर आना। तेंदुए ने टेलीपैथी से संदेश भेजा। आर्यन मुस्कुराया और गगनचुंबी इमारत के अंदर कदम बढ़ा दिए। डेमन सी रेजिडेंट ब्यूरो के अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग पुराने निवासी थे। आर्यन ने काउंटर पर अपनी जानकारी भरी। यहाँ नागरिकता पाना सस्ता नहीं था। एक व्यक्ति की फीस 5 करोड़ 50 मिलियन युआन थी। आर्यन के पास लिन हाई बेस की मुद्रा थी, जिसे उसने पास के बैंक में जाकर बदला और 10 करोड़ चुकाकर अपने और अपनी बहन आर्या के लिए युवानली आइडेंटिटी कार्ड बनवा लिए। शाओ जिन तेंदुए के लिए कार्ड की जरूरत नहीं थी, बस बीस्ट पेड मैनेजमेंट ब्यूरो में उसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना काफ़ी था। इसके बाद आर्यन ने एक शानदार निवेश किया। उसने मुख्य शहर के पास एक पॉश इलाके में 30 करोड़ 300 मिलियन की एक विला खरीदी। इस विला की खासियत ये थी कि इसमें एक साउंड प्रूफ फॉर्मेशन था और एक विशेष साधना कक्ष कल्टिवेशन रूम था, जहां ऊर्जा का घनत्व बाहर से 30% ज़्यादा था। शक्ति का नया पैमाना। विला के साधना कक्ष में आर्यन ने एक शक्ति मापने वाला स्तंभ फोर्स मेजरिंग पिलर लगवाया।
लिन्हाई बेस में ताकत को जिन में मापा जाता था, लेकिन यहाँ के लोग एक नई इकाई का इस्तेमाल करते थे, xiang। एक xiang इक्वल्स 10 लाख 1 मिलियन जिन। ये नाम प्राचीन मैमथ हाथी मैमथ के नाम पर रखा गया था, जिसकी औसत शक्ति 10 लाख जिन होती है। जब ताकत करोड़ों में पहुंच जाती है तो जिन शब्द बहुत बड़ा और बोलने में अजीब लगता है, इसलिए ग्रैंड मास्टर्स xiang का उपयोग करते हैं। आर्यन ने अपनी ताकत का परीक्षण किया। शुद्ध शारीरिक शक्ति 2,32,356 जिन। पावर टैलेंट और युवानली के साथ स्तंभ पर 4.6 xiang 46 लाख जिन दिखाई दिया। अपनी तलवार और पूरी शक्ति के साथ स्तंभ पर 27.6 xiang 2 करोड़ 76 लाख जिन की संख्या उभरी। आर्यन ने हिसाब लगाया, एक कमजोर ग्रैंड मास्टर की ताकत लगभग 2 xiang होती है। मेरी 27.6 xiang की ताकत ग्रैंड मास्टर स्तर पर बहुत अच्छी है, लेकिन डेमन सी बेस के रिकॉर्ड के अनुसार एक ग्रैंड मास्टर की सीमा 100 xiang तक जा सकती है। मैं अभी भी यहाँ बहुत शक्तिशाली नहीं हूँ। भविष्य की योजना। डेमन सी बेस की सबसे अच्छी बात यहाँ का कानून था। यहाँ कोई शक्तिशाली परिवार किसी साधारण व्यक्ति को सरेआम परेशान नहीं कर सकता था। यहाँ नियम तोड़ने पर ग्रैंड मास्टर्स को भी सैकड़ों सालों की जेल हो सकती थी। आर्यन के अब 2 मुख्य लक्ष्य थे। आर्या की शिक्षा, उसे एक अच्छे मार्शल आर्ट्स स्कूल में भेजना ताकि वह बेहतर कल्टिवेटर बन सके। बेहतर कल्टिवेशन टैलेंट, किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जिसका टैलेंट टॉप टियर से भी ऊपर हो और उसे कॉपी करना। आर्या, कल मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा, ठीक है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है भाई। आर्या उत्साहित थी। वह घर पर अकेले बोर हो जाती थी और स्कूल में वह नए दोस्त बना सकती थी। क्या आप अध्याय 34 देखना चाहेंगे? आर्या के नए स्कूल में आर्यन का सामना किन लोगों से होगा? क्या उसे वहां अपनी कल्टिवेशन शक्ति बढ़ाने के लिए कोई नया टैलेंट मिलेगा? जाने के लिए सुनिए द टैलेंट थीफ, एक रहस्यमयी कहानी जहां प्रतिभा चोरी होती है और एक साधारण लड़का असाधारण बनता है, आज ही पॉकेट एफएम पर। अध्याय 34, गुप्त क्षेत्र और निमंत्रण। मिस्टीरियस रेल्म का प्रस्ताव। आर्यन ने अपनी बहन आर्या का दाखिला एक अच्छे मार्शल आर्ट्स स्कूल में करवा दिया था। अब वह शहर के दिग्गजों को खोजने और उनके टैलेंट को कॉपी करने की योजना बना ही रहा था कि तभी उसकी विला के बाहर कोई मिलने पहुंचा। वह यूं ही थी। आर्यन को अंदाजा हो गया था कि शहर के मार्शल पवेलियन के मुखिया युवराज ने ही उसे खबर दी होगी। यूं ही आर्यन की तरक्की देखकर हैरान थी। युवराज ने बताया कि तुमने एक ग्रैंड मास्टर को मार गिराया है। क्या ये सच है? आर्यन ने शांति से उत्तर दिया, वह बस एक साधारण ग्रैंड मास्टर था। यूं ही समझ गई कि आर्यन के पास कोई ऐसी विशेष प्रतिभा है जो उसकी हमला करने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। उसने एक बार फिर उसे मार्शल पवेलियन में शामिल होने का न्योता दिया, जिसे आर्यन ने विनम्रता से ठुकरा दिया। मिस्टीरियस रेल्म, सीक्रेट रेल्म क्या है? यूं ही ने अपने आने का असली कारण बताया। उसने आर्यन से पूछा कि क्या वह मिस्टीरियस रेल्म के बारे में जानता है। आर्यन के मना करने पर उसने समझाया, ये पृथ्वी से स्वतंत्र एक अलग उपस्थान सब स्पेस है। इसके अंदर पहाड़, नदियां और दुर्लभ हिंसक जानवर होते हैं। इनका प्रवेश द्वार एक स्पेस रिफ्ट होता है जो विशेष परिस्थितियों में ही खुलता है। उसने आगे बताया कि डेमन सी बेस के पास भी एक ऐसा गुप्त क्षेत्र है। इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि ग्रैंड मास्टर या उससे ऊपर के योद्धा इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। अगर वे जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे तो वहां की शक्ति उन्हें कुचल कर राख कर देगी। केवल महान योद्धा, ग्रेट मार्शल वॉरियर ही अंदर जा सकते हैं। खतरनाक मिशन। यूं ही ने आर्यन को साथ चलने का निमंत्रण दिया। अंदर बहुत खतरा है। वहां लोग खजाने के लिए अपनों तक को मार देते हैं, क्योंकि अंदर की खबर बाहर नहीं जा सकती। मुझे तुम्हारे चरित्र पर भरोसा है, इसलिए मैं चाहती हूं कि हम साथ चलें। जो भी खजाना तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारा होगा। आर्यन ने पूछा, कुल कितने लोग अंदर जाएंगे? लगभग 1000 महान योद्धा। यूं ही ने गंभीर होकर कहा, यह हर 10 साल में एक बार खुलता है। डेमन सी बेस में हजारों योद्धा हैं, लेकिन केवल बड़े घरानों को ही वहां जाने का कोटा मिलता है। मेरे पास एक जगह खाली है। यूं ही का बदला हुआ टैलेंट। आर्यन ने गौर किया कि यूं ही अब महान योद्धा, लेट ग्रेट मार्शल वॉरियर के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उसने चुपके से उसकी जांच की। प्रजाति। यूं ही कल्टिवेशन टैलेंट टॉप टियर, पहले ये उच्च श्रेणी था। तलवारबाजी टैलेंट मध्यम, स्पीड टैलेंट सब ग्रेड। आर्यन समझ गया कि डेथ लेक से उसे जो खजाना मिला था उसने उसका कल्टिवेशन टैलेंट बढ़ा दिया है, इसीलिए वह इतनी तेजी से शक्तिशाली हुई है। आर्यन ने कुछ पल सोचा और फैसला किया कि यह गुप्त क्षेत्र उसके लिए नए टैलेंट खोजने और अपनी शक्ति बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है। क्या आर्यन यूं ही का प्रस्ताव स्वीकार करेगा? उस गुप्त क्षेत्र के अंदर किस तरह के भयानक राक्षस और बेशकीमती खजाने उनका इंतजार कर रहे हैं? आर्यन, क्या तुम मेरा निमंत्रण स्वीकार करोगे? यूं ही ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा।
आर्यन ने कुछ पल मौन रहने के बाद सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गुप्त क्षेत्र सीक्रेट रेल्म में चलने के लिए तैयार हूँ। आर्यन वास्तव में ये जानने के लिए उत्सुक था कि उस गुप्त क्षेत्र के अंदर क्या है। एक महान योद्धा के स्तर पर वह खुद को लगभग अजेय मानता था, इसलिए उसे वहां के तथाकथित खतरों की कोई चिंता नहीं थी। उसने यूं ही से एक शर्त रखी, मुझे डायमंड सी बेस के सभी महान योद्धा स्तर के जीनियस लोगों की जानकारी चाहिए। दुश्मनों और साथियों को जाने बिना अंदर जाना ठीक नहीं होगा। जीनियस की श्रेणियां। 3 दिन बाद यूही ने दर्जनों पन्नों की जानकारी आर्यन के पास भिजवा दी। आर्यन ने ध्यान से उन दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया। वहां के योद्धाओं को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया था, कल्टिवेशन जीनियस। कल्टिवेशन जीनियसेस वे लोग जिनका कल्टिवेशन टैलेंट सामान्य से बहुत ऊपर था और जो बहुत कम उम्र में शक्तिशाली बन गए थे। कॉम्बैट जीनियस कॉम्बैट जीनियसेस वे योद्धा जिनके पास हमला करने की शक्ति को कई गुना बढ़ाने वाले विशेष टैलेंट थे। महान योद्धा के स्तर पर ये लोग कल्टिवेशन जीनियस पर भी भारी पड़ते थे। ट्रांसेंडेंट टैलेंट दस्तावेजों को पते हुए आर्यन की नज़र एक नाम पर ठहरी, युन त्यान युन परिवार का तीसरा युवा मालिक। टैलेंट ट्रांसेंडेंट कल्टिवेशन टैलेंट। उपलब्धि केवल 1.5 साल की साधना में महान योद्धा के शिखर पीक पर पहुंच गया। ट्रांसेंडेंट टैलेंट। आर्यन चौंक गया, ये टॉप टियर से भी ऊपर का स्तर था। डायमंड सी बेस में ऐसे केवल 3 ही योद्धा थे। आर्यन ने सोचा कि भविष्य में इनमें से किसी एक का टैलेंट कॉपी करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। कॉम्बैट जीनियस की भयावह ताकत। आर्यन ने कॉम्बैट जीनियस की सूची खोली। पहले नंबर पर था युनफैंग। टैलेंट टॉप टियर विंड ब्लेड और प्राथमिक स्पीड। ताकत वह 40.4 करोड़ जिन की मारक शक्ति पैदा कर सकता था। आर्यन ने तुलना की, उसका विंड ब्लेड हमले को 20 गुना बढ़ा देता है। मेरी कुल हमलावर शक्ति 27.6 शांग है, यानी वह मुझसे भी घातक प्रहार कर सकता है। हालांकि रफ्तार और रक्षा डिफेंस में मैं उससे बेहतर हूं, लेकिन मुझे इन लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए। रवानगी का समय। आर्यन समझ गया कि बड़े बेस में जीनियस होने का एक मुख्य कारण उनके माता पिता का उच्च कल्टिवेशन स्तर भी था, जो बच्चों में अच्छे टैलेंट के रूप में उतरता था। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया कि गुप्त क्षेत्र के अंदर उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। 17 दिन बीत गए। साधना में डूबे आर्यन के पास यूं ही का संदेश पहुंचा, समय आ गया है। आर्यन अपनी विला से बाहर निकला। अब उसे यूए परिवार के साथ मिलकर उस रहस्यमयी दुनिया के प्रवेश द्वार की ओर बना था। क्या आप अध्याय 35 देखना चाहेंगे? गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर आर्यन का सामना यून परिवार के अहंकारी योद्धाओं से कैसे होगा, और क्या वह वहां किसी ट्रांसेंडेंट टैलेंट वाले योद्धा को देख पाएगा? अध्याय 35। युफैंग नाव ध्वनि से 100 गुना तेज। यूए परिवार की शक्ति। आर्यन जब यूए परिवार फैमिली के निवास स्थान पर पहुंचा तो वहां की भव्यता देखकर दंग रह गया। ऊंची इमारतें, आलीशान विला और हर तरफ एलीट मार्शल योद्धाओं का पहरा। यहां तक कि महान योद्धा ग्रेट मार्शल वॉरियर भी वहां कवच पहनकर पहरेदारी कर रहे थे। रास्ते भर आर्यन ने अपनी कॉपी टैलेंट का उपयोग कर लोगों के टैलेंट की जांच की। ज़्यादातर लोगों के पास प्राथमिक या मध्यम कल्टिवेशन टैलेंट था। उसे कोई भी टॉप टियर कल्टिवेशन वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं मिला। वह एक खाली मैदान में पहुंचा जहां पहले से ही 20 से अधिक लोग जमा थे। इनमें जवान योद्धा, मध्यम आयु वर्ग के लोग और एक बुजुर्ग शामिल थे। युफैंग नाव। यूं ही ने आर्यन का स्वागत किया। तभी आसमान में अचानक एक उड़ने वाली नाव फ्लाइंग बोट प्रकट हुई। आर्यन को हैरान देखकर यूए परिवार के एक युवक ने ताना मारा, छोटे बेस के देहाती, क्या तुमने कभी युफैंग नाव नहीं देखी? हमारे परिवार के पास ऐसी 10 नावें हैं। आर्यन चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने पलटकर जवाब दिया, परिवार के पास 10 हैं, पर क्या तुम्हारे पास एक भी है? जब खुद की हो तब बोलना, वरना चुप रहो। वह युवक निरुत्तर हो गया। तभी बुजुर्ग यूए बेन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। आर्यन ने उनकी जांच की। नाम यूए बेन। कल्टिवेशन टैलेंट टॉप टियर। तलवार कौशल टैलेंट प्राथमिक। आर्यन समझ गया कि यह बुजुर्ग ग्रैंडमास्टर के शिखर पर हैं और उनकी शक्ति अतुलनीय है। ध्वनि से 100 गुना रफ्तार। आर्यन और यूही नाव के अंदर बैठे। यूही ने बताया कि इस नाव की कीमत सैकड़ों अरबों युआन है और यह जादुई फॉर्मेशन से बनी है। इसकी अधिकतम रफ्तार ध्वनि से 100 गुना 100 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड तेज है। यूही ने खुलासा किया। आर्यन चौंक गया। पिछले जीवन के सुपरसोनिक जेट भी इसके सामने का चरा थे। हालांकि इतनी रफ्तार के लिए अत्यंत दुर्लभ युआन पत्थर युआनची स्टोन्स की जरूरत होती है, जो बाजार में नहीं मिलते। इस बार वे ध्वनि से 10 गुना की रफ्तार से उड़े और कुछ ही समय में अपनी मंजिल पर पहुंच गए। रहस्यमयी दुनिया का प्रवेश द्वार। एक ऊंचे पहाड़ पर उतरते ही आर्यन ने देखा कि यूए बेन ने उस विशाल नाव को गायब कर दिया। आर्यन समझ गया कि उनके पास एक बहुत बड़ा स्टोरेज रिंग या बैग है।
वह मन ही मन सोचने लगा कि उसे भी ऐसा उपकरण चाहिए। आसपास के पहाड़ों पर भी वैसी ही दर्जनों नावें उतर रही थीं। आधे घंटे के भीतर 40 से ज़्यादा नावें और लगभग 1000 महान योद्धा वहां जमा हो चुके थे। हवा में तनाव और उत्साह दोनों थे। आर्यन की नज़रें अब उन 1000 योद्धाओं में से बेहतरीन टैलेंट को खोजने में जुट गईं। क्या आर्यन इन 1000 योद्धाओं के बीच किसी ट्रांसेंडेंट टैलेंट को खोज पाएगा? और गुप्त क्षेत्र का द्वार खुलते ही पहला खतरा क्या होगा? आर्यन की कॉपी टैलेंट की रेंज अब 200 मीटर तक फैल चुकी थी। वह एक साथ 100 लोगों के टैलेंट की जांच कर सकता था। पहाड़ियों पर फैले योद्धाओं के बीच उसने कई अजीबोगरीब टैलेंट देखे। उच्च स्तरीय घ्राण शक्ति, ऑल्फैक्टरी टैलेंट, सूंघने की गजब क्षमता जो ट्रैकिंग के लिए अच्छी थी। प्राथमिक रूप परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, शरीर का आकार बदलने की क्षमता। लेकिन आर्यन को कुछ ठोस चाहिए था। तभी उसकी नज़र युनफैंग पर पड़ी, जो कॉम्बैट जीनियस में नंबर 1 था। उसके पास टॉप टियर विंड ब्लेड टैलेंट था जो हमले को 20 गुना बढ़ा देता था। लेकिन आर्यन ने हिसाब लगाया कि यह उसके पावर टैलेंट के साथ जुट स्टैक नहीं सकता, इसलिए उसने इसे कॉपी न करने का फैसला किया। आसमान का फटना, अचानक शून्य वॉइड में हलचल हुई। आसमान किसी कांच की तरह चटकने लगा और उससे युआनची का सैलाब बाहर आने लगा। 100 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटा सा काला बिंदु उभरा जो धीरे धीरे एक स्पेस रिफ्ट, अंतरिक्ष की दरार में बदल गया। तभी सभी परिवारों के ग्रैंड मास्टर्स ने झुककर सम्मान प्रकट किया और कहा, क्लाउड रिवर किंग के आगमन का स्वागत है। हवा में एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वह दिखने में 30 साल का लग रहा था, लेकिन वह हवा में बिना किसी सहारे के तैर रहा था। किंग टियर की महिमा, यूही ने फुसफुसाते हुए बताया, ये किंग टियर योद्धा हैं। ग्रैंड मास्टर के बाद अगला स्टार। ये उड़ सकते हैं और इनकी उम्र 500 साल तक होती है। यूही ने आगे बताया कि टॉप टियर कल्टीवेशन टैलेंट के साथ भी किंग बनने की संभावना 10% से कम होती है। केवल ट्रांसेंडेंट ग्रेड कल्टीवेशन टैलेंट वाले योद्धाओं के किंग बनने की संभावना 80% होती है। आर्यन का बड़ा दांव, ट्रांसेंडेंट टैलेंट। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। ये वही मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था। अगर इस किंग के पास ट्रांसेंडेंट टैलेंट हुआ तो वह इसे हर हाल में कॉपी करेगा। आर्यन और उस किंग के बीच की दूरी लगभग 200 मीटर से थोड़ी ज़्यादा थी। आर्यन धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए उस महान योद्धा की ओर बढ़ने लगा ताकि वह उसकी कॉपी रेंज के अंदर आ सके। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। क्या वह इतिहास के सबसे दुर्लभ टैलेंट को हासिल कर पाएगा? क्या आर्यन क्लाउड रिवर किंग के करीब पहुंच पाएगा? और जब वह उस किंग के टैलेंट को देखेगा तो क्या वह उसकी उम्मीदों से भी ज़्यादा ताकतवर निकलेगा? आर्यन बहुत धीरे धीरे, बिना किसी का ध्यान खींचे, क्लाउड रिवर किंग की ओर बढ़ रहा था। सबका ध्यान हवा में तैर रहे उस महान योद्धा पर था। यूही को आर्यन का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने भी अपना ध्यान किंग की ओर लगा दिया। किंग लेवल के योद्धा को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते देखना जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। धमाका! क्लाउड रिवर किंग ने आखिरकार अपनी चाल चली। हवा में ऊर्जा से बने 2 विशाल हाथ प्रकट हुए। उन्होंने उस 1 मीटर लंबी अंतरिक्ष दरार, स्पेस रिफ्ट को दोनों तरफ से पकड़ लिया। खुल जाओ! किंग की दहाड़ गूंजी। दरार फटने लगी और धीरे धीरे एक 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े ब्लैक होल में बदल गई। हालांकि इस प्रक्रिया में किंग की ऊर्जा बहुत तेजी से कम हो रही थी। आर्यन अब उनके 200 मीटर के दायरे में पहुंच चुका था। उसने तुरंत किंग की जांच की। नाम, युनहे। कल्टीवेशन टैलेंट, असाधारण ग्रेड, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रेड। स्पेस टैलेंट प्राथमिक। ओह, इनके पास स्पेस टैलेंट भी है। आर्यन दंग रह गया। समय और स्थान के टैलेंट दुनिया के सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली टैलेंट माने जाते हैं। आर्यन एक पल के लिए हिचकिचाया। वह स्पेस टैलेंट कॉपी करना चाहता था, लेकिन उसने अपने दांत भींचे और असाधारण ग्रेड कल्टीवेशन टैलेंट को चुना। भविष्य में शक्तिशाली बनने के लिए कल्टीवेशन टैलेंट ही सबसे बुनियादी और जरूरी चीज़ थी। परिवर्तन और विदाई। जैसे ही आर्यन ने टैलेंट कॉपी किया, क्लाउड रिवर किंग वहां से ओझल हो गए। आर्यन राहत की सांस लेते हुए यूही के पास वापस आ गया। यूही किंग की शक्ति और उनकी 500 साल की उम्र के बारे में सोचकर आहें भर रही थी। ग्रैंड मास्टर युएबेन ने सबको चेतावनी दी, अंदर जाते ही अपने कबीले के लोगों को ढूंढना। तुम वहां केवल 1 महीना रह सकते हो। अगर 1 महीने में बाहर नहीं आए तो 10 साल इंतजार करना होगा। और याद रखना, अंदर ग्रैंड मास्टर बनने की कोशिश मत करना, वरना नतीजे भयानक होंगे। यूही ने आर्यन को एक घड़ी जैसा सेंसर दिया ताकि वे अंदर एक दूसरे को ढूंढ सकें। फिर एक एक करके सभी योद्धा उस काली दरार में कूदने लगे। रहस्यमय दुनिया में प्रवेश। आर्यन जैसे ही दरार के अंदर गया, उसे एक जोरदार चक्कर आया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह एक छोटी सी नदी के किनारे एक गड्ढे में पड़ा था। वह समझ गया कि उसे किसी रैंडम जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया गया है। उसने सबसे पहले एक सुरक्षित चट्टान की ओर तलाशी। उसे अब उस असाधारण ग्रेड कल्टीवेशन टैलेंट को खुद में समाहित फ्यूज करना था।
धमाका। जैसे ही फ्यूजन शुरू हुआ, आर्यन को ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर पिघल रहा हो। ये दर्द उसके पहले फ्यूजन से भी कई गुना ज्यादा था, लेकिन वह डटा रहा। कुछ घंटों बाद जब दर्द कम हुआ तो वह पसीने से लथपथ था, लेकिन उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का और ऊर्जावान महसूस हो रहा था। उसने कांपते हाथों से अपना टैलेंट स्टेटस चेक किया। क्या आप अध्याय 36 देखना चाहेंगे? असाधारण ग्रेड कल्टीवेशन टैलेंट मिलने के बाद आर्यन की शक्तियां कितनी बढ़ जाएंगी?